नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं आज भाऊ तोरसेकर जी। नमस्कार। स्वागत कर रहा हूँ मैं। आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां आपको इस प्रकार की जो आप देख रहे हैं ये इस तरह की जैकेट्स आपको मिलेंगी, हुडीज इत्यादि मिलेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो अवश्य जाएं। तो बाबू स्वागत है आपका। आज CWC की मीटिंग हो रही है और उसमें CWC मीटिंग से पहले एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया दिग्विजय सिंह ने, बताते हैं। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम संगठन को पुनर्जीवित कर सकते हैं और राहुल गांधी जी आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आपको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। अब ये कन्विंस करना क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। दो शब्द आपने जो बताया ट्वीट वगैरह, उसमें दो शब्द इंपॉर्टेंट है, पुनर्जीवित करना और कन्विंस करना। तो अब पुनर्जीवित करना है तो पहले मानना पड़ेगा कि संगठन मरा हुआ है। अब संगठन मरा हुआ है तो उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अब पोस्टमार्टम करने जाए तो प्रॉब्लम आता है कि इसको मारा किसने, ये अपने आप नेचुरल डेथ मर रहा है या आपने मारा है, किसने मारा है। तो अब अगर मर्डरर को ही पूछोगे कि भाई इसके मौत की कारण क्या है, तो जैसे आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था, उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उधर जहां कांदिवली में कहीं जो अस्पताल था, शताब्दी अस्पताल वगैरह कुछ, तो वहां पोस्टमार्टम होने वाला था और वहां सचिन वाजे पहुंच गया, इस पर ही बवाल हो गया था। तो अब पुनरुज्जीवित करना है तो मरा हुआ मानना पड़ेगा, और मरा है तो जिसने मारा है उसको ही पोस्टमार्टम करने के लिए कैसे बोल सकते हो। तो अजीब सिचुएशन में कांग्रेस है। तो कम से कम इतना तो कन्विंस हो गए कि पुनरुज्जीवित करना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस बची नहीं है, ये तो उन्होंने स्वीकार किया ना। ये तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हाँ थोड़ी बिल्कुल, नहीं दिग्विजय सिंह को भी मानना, ये जो कहते हैं वो सही है, और जो बोल रहे हैं वो भी सही है कि आपको पुनरुज्जीवित करना है तो आप ही कर सकते हो, आप कांग्रेस के इर्द गिर्द मत रहो, अपने आप कांग्रेस पुनरुज्जीवित हो जाएगी। देखो बंगाल में मरी हुई कांग्रेस ममता ने जीवित कर दी, आंध्र में मरी हुई कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी ने जीवित कर दी। तो जीवित करना पॉसिबल, लेकिन पहले गांधी परिवार को हटा लिया वहां से, कांग्रेस पुनरुज्जीवित हो गई। लेकिन नाम बदल गया थोड़ा सा। आप हट जाओ, ये राहुल गांधी को कन्विंस कौन करेगा। और शायद इसीलिए प्रियंका गांधी वो कोशिश में लगी हुई होगी, जो जाकर उधर चाय की चुस्की लेती है, प्रशांत किशोर से 2 घंटा कुछ बंद कमरे में बात करती है, तो शायद बहना कन्विंस कर सकती है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, और ऐसा कुछ प्रयास चल रहा है। अच्छा, आज तो दिग्विजय सिंह की बात करूं तो दिग्विजय सिंह तो अपने हर ट्वीट के नीचे आज जय सिया राम भी लिख रहे हैं, और ये भी उन्होंने एक पुराना फोटो जारी कर दिया इनका, नरेंद्र मोदी का 1982 का, जिसमें वो लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए हैं, और उसमें कहा कि साहब की ये जो है ये अच्छी बात है भाजपा की कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक बन सकता है, और यह संगठन की शक्ति है। बताइए अब क्या होगा, लगता है वो भी बाहर ये निकलना दिखा चाह रहे रहे हैं कि आप परिवार हट जाओ। ये देखो क्या होता है, वो जो कहानी है ना, राजा का बहुत प्यारा एक तोता होता है, अब वो मर गया है, तो किसकी हिम्मत है तोता मर गया बोलेंगे, तो बोलते हैं नहीं वो पर नहीं उड़ा रहा है, उसकी आंखें नहीं खोल रही है, ना उसकी चोंच वो खोल रहा है, ना पैर हिला रहा है, अरे मरा हुआ है बस, वो छोड़कर बाकी सब बातें करते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं दिखा रहे हैं कि भाई जो
नीचे वाला कार्यकर्ता है वो टॉप तक जा सकता है अगर आप कुर्सी खाली करो तो। और ये इतने डर गए, बोलेंगे। मुझे याद आता है, आपको आपने शायद पढ़ा होगा जिस पर वो ग्लैडिएटर वगैरह फिल्म आई थी ना, हॉवर्ड ह्यूजेस, उसका चरित्र में पढ़ा है। वो बहुत एक चमत्कारिक इंसान था, विचित्र और विक्षिप्त था, विकृत था। वो खुद को उसने बंद कमरे में रखा था, करोड़ों का मालिक था। तो उसको कोई, यानी ऐसा कहा जाता है कि उसको कोई ना कहे पसंद नहीं था। बस मैं बोल रहा हूं वो ब्रह्म वाक्य है, चुपचाप काम करो। यानी मैंने उसकी एक कहानी आपको जानबूझकर बताता हूँ, वो समझने जैसी है। एक बार उसने खुद को बंद करके रखा था, बहुत सालों से बंद करके रखा था। तो उसने अपने मैनेजर को, वो मैनेजर भी उसको फोन पर बोला हुआ था, सामने तो देखा नहीं था कभी। तो उस मैनेजर को बोला, मुझे जो मेरे बंगले का हॉल है वो साफ करना है, और साफ किस ढंग से करना है उसकी डिटेल उसने कुछ 4-5 पेज की नोट भेजी थी टाइप करके, कि पूरा कमरा जो है वो स्क्वायर इंचेस में डिवाइड करो, 1 इंच साफ करो, उसके बाद दूसरा इंच साफ करो, इस ढंग से होना चाहिए। और ये छुपे एक कोई छिद्र था, उधर से देख रहा था कि क्या काम चल रहा है। वो बिल्कुल सही जो नोट्स थी उस ढंग से, उस जो आया था वर्कर उसने काम किया। आगे चलकर उसने उसको जनरल मैनेजर बना दिया। क्यों? वो कमरा अच्छा साफ करता है। तो आप सोच सकते हो कि आप पूछो मत, बस ऑर्डर दिया है, काम करो। अगर आप सवाल पूछोगे तो आपकी नौकरी गई। इस ढंग का वो था हॉवर्ड ह्यूजेस। उसने फिल्में बनाई। एक बात उसको यंग था, उसको फिल्म बना दी थी, और ये डायरेक्टर को मेमो भेजता था। तो उसमें एक मेमो की बात ये है कि उसकी जो हीरोइन थी, रशेस आते थे ना उस वक्त, जितना शूटिंग हुआ वो देखकर उसने अपने डायरेक्टर को नोट भेजी थी कि भाई ये हीरोइन की जो पेटीकोट है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए। तो गुस्से में तो डायरेक्टर था, वो फिल्म छोड़कर भाग गया। इसको खुद को फिल्म पूरी करनी पड़ी थी। तो कहने का मतलब है कि राहुल को समझना है तो हॉवर्ड ह्यूजेस पढ़ो आप, तो आपको पता चलेगा कि कन्विंस करना मुश्किल है का मतलब क्या होता है। अच्छा, तो मजाक ये नहीं जो कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हॉवर्ड ह्यूजेस की चरित्र है वो पढ़ो आप। तो ये अभी जो महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, तो वो बीएमसी के चुनाव के लिए राहुल गांधी की कोई नीति है, या फिर राहुल गांधी ने उसको भी किसी को आउटसोर्स कर दिया है? तो आउटसोर्स नहीं किया है, कांग्रेस अलग से लड़ना चाहती है। दो ठाकरे बंधु एक साथ आ गए हैं और बड़ा बवाल है। बीजेपी वर्सेस मीडिया, ऐसे ही लड़ाई जोरदार चल रही है। बाकी कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे वो अपनी जगह खुशी से बैठे, उनको कुछ चिंता नहीं है। चिंता पूरी मराठी मीडिया को बड़ी चिंता है कि भाई क्या करोगे, लड़ना तो पड़ेगा, तू लड़ो, मैदान में उतर जाओ। हाँ? और ये अपने घर से नहीं। अब देखो, अभी अभी 228 स्थानीय इकाइयों के चुनाव हो गए महाराष्ट्र में। 2 तारीख और 20 तारीख को, 21 को उसके रिजल्ट आ गए। ये 288। ठाकरे बंधु घर से निकले तक नहीं, ना पवार गैंग का कोई निकला। कांग्रेस के कुछ लोग घूम रहे थे। तो फिर से जो असेंबली का, विधानसभा का नतीजा था, बिल्कुल वैसे के वैसे आंकड़े आए। क्योंकि इन्होंने बोला कि कौन सी बड़ी बात है, बीएमसी सलामत तो म्युनिसिपल काउंसिल 50, ये संजय राउत ने बोल दिया। अब क्या करोगे? यानी इनकी उनकी पूरी पार्टी और महाराष्ट्र, मुंबई तक सीमित हो गया। और राज ठाकरे को अगर उद्धव साथ लेता है तो कांग्रेस बोलती है हमको आपके साथ आना नहीं है। तो ऐसे बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आराम तो से। वैसे भी और जिनके, हाँ, ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, इसमें जो इनका महाविकास अघाड़ी है, एमवीए, उसमें से सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के ही आए हैं, क्योंकि कांग्रेस के जहाँ जहाँ मुसलमान थे वहाँ वहाँ उनको उनका अध्यक्ष बन गया, तो उनके तो 30 आ गए, और इन लोगों के तो
8 और 4 इस तरह से है। नहीं, देखो, एक बात आप समझ लो, हैदराबाद से ओवैसी लोकसभा पे चुनकर आता है, बाकी तेलंगाना हो, आंध्र में दूसरा उसका एमपी चुनकर भी आता नहीं, तो ओवैसी तेलंगाना आंध्र से चुनकर आ गए, इसका मतलब वो पार्टी तेलंगाना आंध्र की है, तो ये खुद चुनकर आते हैं, लेकिन उनकी तेलंगाना और आंध्र में पार्टी नहीं है, ये आप समझ लो। विशाल पाटिल नाम के जो सांगली से इंडिपेंडेंट चुनकर आए, वो वसंतदादा पाटिल के पोते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ एक इक्के दुक्के आए हैं ना, वो अपनी अपनी जगह पावरफुल है कांग्रेस के नेता। अब जो खुद चुनाव विधानसभा में हार गए, बाला साहब थोराट, उनके शहर की संगमनेर की काउंसिल उन्होंने जीत लिए, ना। इसका मतलब वहां कांग्रेस का एमएलए जीतेगा, तो खुद तो थोराट ये हार गए। तो पार्टी नहीं जीती है, जहां वो लीडर कांग्रेस का स्ट्रांग है, वहां की काउंसिल उन्होंने जीत ली। लेकिन पार्टी करके आप अब देखो, तो अजीत दादा हो या एकनाथ शिंदे हो या बीजेपी हो, इनके पार्टियों ने जीते, वो पार्टी के नाम पर जीते। और कांग्रेस के जो जीत कर आए, वो लोकल लेवल पर जो एडजस्टमेंट हुई उसके तहत आए, कुछ 30 वगैरह आए, उससे भी अजीत दादा के अकेले के ज्यादा है। और पूरी एमवीए महाविकास आघाड़ी के पूरे जितने काउंसिल अध्यक्ष बने, उससे भी एकनाथ शिंदे के एमएलए अध्यक्ष ज्यादा है, और बीजेपी के तो 3 गुना ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि पार्टी करके जो काम होता है वो है नहीं, उसको पुनरुज्जीवित करना पड़ेगा। यानी पहले डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि ये मरी है, ये मानना पड़ेगा ना। और फिर से उसका तो राहुल गांधी करेगा क्या, बीएमसी में वगैरह क्या करेगा? बेचारा राउत भाग रहा है इधर, बार बार फोन कर रहा है राहुल गांधी को कि कांग्रेस को हाथ मिलाने को बोलो मुंबई में। लेकिन वो नहीं, कांग्रेस की भी बात सही है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस अगर शिवसेना के साथ नहीं जाएगी तो बिल्कुल सही है, वरना कांग्रेस की हालत समाजवादी पार्टी या अबू आजमी या ओवैसी जैसी मुंबई में हो जाएगी, 10-12 तक रुक जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस का, क्योंकि एक बात है, 227 में कांग्रेस को अगर जाते हैं इनके साथ तो भी 25-30 से ज्यादा सीटें तो देने वाले नहीं ठाकरे। तो 30 लड़कर आप 8-10 तो आओगे, उससे ज्यादा कहां से आओगे? और इनका वोटर अगर जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में लालू और मुलायम के पास चला गया, वहां का वोटर, मुस्लिम वोटर, दलित वोटर, वैसे अगर ठाकरे के साथ चला गया, उद्धव के साथ, तो कांग्रेस मुंबई में बचेगी नहीं ना। जैसे अब पुणे में देखो, पुणे महानगर में कांग्रेस बची नहीं है, कांग्रेस को खड़ा करने के लिए कैंडिडेट नहीं है 10-12 पुणे में। तो इसलिए कांग्रेस अगर पूरे के पूरे सीटें लड़ाना चाहती है, उनको मालूम है बुरी तरह से हार जाएगी, शायद 10-15 भी आए मुश्किल तो, लेकिन हर वार्ड में कम से कम झंडा उठाने वाला कोई बचेगा या खड़ा होगा, और कांग्रेस वहां से पुनरुज्जीवित शुरू हो जाएगा। तो सोच कांग्रेस की ये है। तो ये तो हम खाली मुंबई की तो बात काफी होती है, और कांग्रेस और भी जो बाकी कॉरपोरेशन है वहां भी कोई समझौता नहीं कर रही, वहां भी अकेले लड़ रही। नहीं, क्योंकि बात वही है ना, हर शहर के हर वार्ड में अगर एक एक दो कार्यकर्ता जो लड़ेंगे पार्टी के लिए, उतने तो खड़े हो जाएंगे, हारेंगे सब। लेकिन ठीक है, 5 साल बाद जो कुछ होगा उसके लिए अभी से तैयारी करते शुरू हो जाएंगे। और एक बात समझ लो, मुंबई में 227 वार्ड है, और एक एक वार्ड जो है वो 25 से 30 हजार वोटर का है। हाँ, और दिल्ली में तो इतनी बड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। हाँ, तो बात यह है कि अगर एक वार्ड के टिकट के लिए अगर 5 या 10 लाख कीमत लगाई जाती है, तो 20-22 करोड़ का बिजनेस होता है। अभी अभी आपको मालूम है, बिहार में अल्लाह वरू को भगाया लोगों ने, किस लिए? इसने टिकट बेचा। तो कांग्रेस टिकट देती है, मतलब टिकट बेचती है। ठीक है, यहाँ 5 या 10 लाख का टिकट बेचा गया 222 में, क्या होता है देखो, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक तरीका होता है,
हर जगह ये फ्लेक्स के बड़े बड़े 2-4 साल पहले से जो इच्छुक होता है वो अपने अपने वार्ड में एकादशी आ गई तो शुभेच्छा देगा, गांधी जी का कुछ है शुभेच्छा देगा, प्रधानमंत्री का कुछ है शुभेच्छा देगा, गणपति आए शुभेच्छा देगा। तो हमें पता चलता है अरे नए कैंडिडेट का जन्म हुआ है। आजकल ये जो कॉर्पोरेशन के कैंडिडेट होते हैं ये माँ की पेट से जन्म नहीं लेते, ये फ्लेक्स के बोर्ड पर जन्म लेते। तो आसपास के लोगों को पता चलता है कि हाँ अगले चुनाव में शायद ये लड़ना चाहता है, तो पहले वो ये करेगा। और फिर कहीं गणपति मंडल है या नवरात्र डांडिया मंडल है या और कुछ है, कबड्डी या क्रिकेट टीम है, उनको पैसे देगा, उनके टूर्नामेंट्स करेगा, उससे अपना चेहरा लोगों के सामने लेके जाता है। और ये सब जो प्रबंधन है उसके लिए एक 20, 25, 30 लोगों का एक टोला तैयार करता। अब उनको 2-3 साल से पोसना पड़ता है, खाना पीना खिलाओ, मटन चिकन वगैरह कुछ देना है लाओ दे लो, तो ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और उससे उसको अंदाजा होता है कि भाई ये वार्ड है मेरा, तो उसमें मैं कम से कम 5 से 10 हजार वोट तक वोट ला सकता हूँ। अब जीतने के लिए 12-14 हजार वोट चाहिए, तो इसके लिए अगले 4-5 हजार वोट के लिए पार्टी जरूरी होती है। तो इसलिए ये सब तैयारी करके उसके बाद वो पार्टी ढूंढना शुरू करता है कि भाई चुनाव 6 महीने में आ गए, कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं। और इस तरीके से चुनाव का कैंडिडेट तैयार हो जाता है, यानी दुल्हा तैयार हो जाता है। तो वो तो बोलता है कि अभी 2 करोड़ 1.5 करोड़ तो ऐसा ही खाने पीने में खर्चा किया है, चलो 10 लाख रुपए कांग्रेस को दे दो या उद्धव ठाकरे को दे दो, तो टिकट मिल गया। तो उसकी पार्टी के जो 5-6-7 हजार वोट पार्टी के नाम पर मिलेंगे, चुनाव चिन्ह के नाम पर मिलेंगे। तो चुनाव चिन्ह रेडीमेड मिलता है ना, इसके चुनाव चिन्ह बेचा जाता है। टिकट देना मतलब चुनाव चिन्ह बेचना होता है। मायावती क्या करते कि वो तो कौन था मौर्या करके उनका यूपी का, उसने तो खुलेआम बोल दिया ना, क्या बोलते बहन जी टिकट बेचती है। तो इसलिए कांग्रेस अगर पूरे के पूरे कॉर्पोरेशन लड़ना चाहती है तो एक तरीके से कांग्रेस हर वार्ड में हर बूथ में अपने 100 से लेकर 10,000 तक जो वोट है वो फिर से सिक्योर करना चाहती है, और मैं इसको गलत नहीं मानता। तो अभी इनका जो है वो कैंडिडेट्स कब तक फाइनल हो गए? लास्ट डेट क्या है नॉमिनेशन की? लास्ट डेट तो आज की 27 है, 3 दिन, 30 तारीख लास्ट है, 30 तारीख लास्ट है। लेकिन अभी तक चल रहा है, गठबंधन होगा। अभी अजीत दादा और शरद पवार का गठबंधन होने वाला है नहीं होने वाला है, इसमें बवाल चल रहा है। इधर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे बंधु साथ आएगी नहीं, इस पर चल रहा है। लेकिन जो खबर मेरे पास है वो खबर ऐसी है कि मुंबई में 140 उद्धव, 140-45 कुछ उद्धव लड़ने वाले हैं, और 70-75 सीटें राज ठाकरे को दी जाएगी। अब अगर कांग्रेस या बाकी कोई पार्टी आती है साथ में तो उनको उद्धव के कोटे से टिकट दिया जाएगा, ये मैंने सुना है। दूसरी तरफ बीजेपी का जो है वो ऐसा है कि बीजेपी मुंबई में 140 सीटें लड़ेगी और कुछ 70-75 सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे को दी जाएगी। और ठाणा में सबसे बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे का रहेगा, 2 नंबर बीजेपी का रहेगा। इस ढंग का बंटवारा हो चुका है, सब डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन जिन कैंडिडेट को टिकट मिलने वाला है या दिया गया है उन्होंने तो प्रचार शुरू तक किया है। आपको आज ही संजय राउत ने जो गाली गलौच वगैरह किया है, क्रिटिसाइज किया है, क्या मैंने देखा नहीं, क्या बताए क्या बात है? वो उसका वीडियो मैंने देखा कि जो दहीसर यानी वेस्टर्न मुंबई का जो नॉर्थ का एंड है वहां वार्ड नंबर 2 में तेजस्विनी घोषालकर नाम की कारपोरेटर थी, शिवसेना की थी, उद्धव की थी। उनका ससुर अभी भी उद्धव के पार्टी में है, उनके पति की हत्या हो गई थी। तो वो कुछ 1 हफ्ते पहले बीजेपी में आई और 2 दिन से वो अपने पोस्टर लगा रही है जिसमें
अपने पति का पूरा नाम लिख रही है, पति के साथ के फोटो डाल रही है, तो संजय राउत गुस्सा हो गए कि पति का फोटो क्यों लगाती हो, वो तो शिवसैनिक था। लेकिन इससे वो बात छोड़ दो, राहुल राउत क्या बोल रहा है, लेकिन इससे पता चलता है कि उस वार्ड में उसको उद्धव ठाकरे की पार्टी से टिकट मिलने वाला नहीं था, तो वो बीजेपी में आई है। और अगर आज पोस्टर लगा रही है, इसका मतलब उस वार्ड से उसकी टिकट पक्की हो गई है, वरना वो क्यों खर्चा करती। 3 दिन पर्चा भरने के लिए बचे हैं और अचानक बहुत सारे पोस्टर पर खर्चा करने लगी है, उसका मतलब साफ है वो उद्धव की पार्टी से आकर बीजेपी में आकर उसको टिकट मिला है। अगर वो कर रही है तो और सारे करते होंगे, अभी खबरें आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन कम से कम मुझे पता जो है 140 से 160 तक लोगों को क्लियर किया है कि तुम प्रचार शुरू करो, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, प्रचार का मटेरियल रेडी करो। ये तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लोगों को इन्फॉर्म किया गया है, नाम बाद में डिक्लेयर करेंगे, लेकिन तुम काम शुरू करो। हाँ, कुछ 40-50 सीटों के नाम अभी क्लियर नहीं हुए, उसमें जो समझौता चल रहा है कुछ, लेकिन इनका तो हो गया। आंकड़ा तो आंकड़ा साफ है, 140 और 175, सॉरी 140 और 75, मतलब और यहाँ से 215 हो जाते हैं। फिर एनसीपी को भी रामदास, मिलेगा क्या कुछ, अजीत पवार हाँ? को? अजीत पवार भी लड़ेंगे? नहीं, अजीत पवार को इसलिए वो 17 सीटें अलग रखी है, उसका कारण ये है कि अगर अजीत दादा का मुंबई एक नवाब मलिक छोड़कर कुछ नहीं, लेकिन रामदास आठवले और अजीत दादा, इनको 6-8 सीटें दी जा सकती है, इसलिए 140 और 75, इसका मतलब 215 होते। अब 215 करके बचते हैं 12, तो उसमें 6-6 उनको दिए जा सकते, रामदास को 6 दिए जा सकते हैं, और तुम्हारा एक एमएलए तो 6 तुमको दे दिया अजीत दादा को। अगर, और उसमें भी एक बात की है कि उनको बीजेपी को नहीं चाहिए, क्योंकि नवाब मलिक, अगर उसका नवाब मलिक है तो हम साथ नहीं लेंगे, तो मतलब साफ है नवाब मलिक ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम इलाके में कैंडिडेट खड़े करे अजीत दादा गुट के, ये प्लानिंग है, ताकि वो कांग्रेस को न, और 100, 150, 500, 1000, 1500 अगर काटे जाते हैं वार्ड वार्ड से, तो वार्ड लेवल पर बहुत बड़ी वोट काटे जाते हैं। तो अगर, हाँ, और वार्ड लेवल पे तो लोकल इन्फ्लुएंस काफी होता है वैसे भी। हाँ बिल्कुल होता है, वो अपने चाली के भी 400 वोट लेता है, तो वो किसी पार्टी के तो खा जाएगा। सही बात है। तो इसलिए बीजेपी ने नवाब मलिक का नाम लेकर अजीत को मुंबई में बाहर रखा है, और पूना में भी अजीत को अलग रखा है, पूना और पिंपरी चिंचवड में। इसका कारण यह है कि अपोजिशन को स्पेस ही नहीं छोड़ना है, अपोजिशन को स्पेस नहीं छोड़ना है। ऑपोजिशन के स्पेस में भी अजीत दादा लड़ेंगे। नहीं, मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, आंकड़े भी इसका मैंने रिजल्ट कब आएगा? किया। हाँ, नहीं, वोटिंग के आंकड़े बताता हूँ, आपको पता चलेगा। इसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट 16 तारीख को, दूसरे दिन, काउंटिंग दूसरे दिन है। देखो आंकड़े बोलते हैं, मैंने मराठी में ईवीएम से है या बैलेट से है? नहीं, वो ईवीएम बड़ा है, 90 लाख के आसपास है, ये ईवीएम पर ही होगा। अब देखो कि लास्ट विधानसभा जो है उसमें उद्धव को 23% वोट मिले थे, और वो कांग्रेस के साथ था। 7% अकेले लड़कर राज ठाकरे के आए। अगर ये दोनों का हम मिला लेते हैं तो 30% होता है, तो राज का तो 7% पक्का हम मान सकते हैं, लेकिन उद्धव के जो 23% है, वो अगर उसमें से कुछ कांग्रेस और मुस्लिम हो तो कट सकते हैं, तो 23 से 20 हो जाएगा, लेकिन मानते चलो इनके 30% है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे है, जो आंकड़े हैं, अगर वैसी ही बात रही तो देखिए बीजेपी के 29% वोट थे मुंबई में, और एकनाथ के 17% थे, तो दोनों मिलाकर 46% होते।
अब मुझे बोलिए कि 46% और 30%, 16% का डिस्टेंस है, डिफरेंस है। तो एक तो पक्की विधानसभा की जो है वही गठबंधन है, लेकिन दूसरी गठबंधन रही नहीं है, ना कांग्रेस है ना शरद पवार गुट उद्धव के साथ है। तो दिखाई देने में तो पेपर पर आप 30% मुसलमान का 20% वोट है मुंबई में, वो तो मिलेगा नहीं ना। नहीं नहीं, मुस्लिमों का प्रेफरेंस होता है ना, उनको अगर मालूम हो, देखो क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ ईस्ट जो है मुंबई में, उधर उद्धव का कैंडिडेट चुनकर आ गया, तो उसको अबू आजमी का वोट मिल गया था। वो अच्छा। पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा की जो है, वो वोट लोकसभा में उद्धव के खाते में दिखाई देते, लेकिन विधानसभा में वो उद्धव के खाते में नहीं है, वो अबू आजमी के खाते में गए। तो अगर अपना खास कैंडिडेट है मुस्लिमों का, तो मुस्लिम इसको नहीं देंगे। अधीर रंजन चौधरी किस ढंग से हार गया? यूसुफ पठान से हार गया, समझे आप? क्योंकि जब तक कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था, तब तो अधीर रंजन चौधरी को देते थे, लेकिन यूसुफ पठान जब ममता ने आगे लाया तो यूसुफ को दे दिया, लेकिन 7 बार जीतने वाला अधीर रंजन हार गया। तो मुस्लिम पैटर्न जो है कि फर्स्ट प्रेफरेंस बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराने के लिए तगड़ा मुस्लिम कैंडिडेट है उसको देंगे, तगड़ी मुस्लिम पार्टी है उसको देंगे, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला और पॉलिसी वाला उसको देंगे। ये उसका माइंडसेट है मुस्लिम वोटर का। तो इस प्रेफरेंस से जाते हैं। अब उस वार्ड में अगर कोई तगड़ा कैंडिडेट है मुस्लिमों का, तो वो कांग्रेस को भी नहीं देंगे और इसको, ये तो बात साफ है। तो उद्धव गलत फहमी में है कि मुस्लिम वोटर मेरे पीछे आ गया, वो लोकसभा की बात अलग होती है। अब दूसरी बात और एक बता दूं, जो धुलिया लोकसभा, तो 5 विधानसभा में बीजेपी कैंडिडेट लीड पर थी, लेकिन एक मालेगांव विधानसभा में पूरा का पूरा लीड वाइप आउट हो गया। किसको? कांग्रेस को 4000 वोट से हार गए थे। हाँ, कांग्रेस को वोट मिले थे मालेगांव के मुस्लिमों के, लेकिन वही विधानसभा में ओवैसी का उम्मीदवार चुनकर आया, कांग्रेस का नहीं आया। तो समझे आप, वो वोटिंग पैटर्न का जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर है वो समझ लो, तो मुस्लिम वोटर क्या करेगा ये समझ में आता है। जी। और आज हियरिंग शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी काफ़ी परेशान दिख रही हैं। 34 लाख लोगों की हियरिंग होगी, और इस हियरिंग के बाद में फिर जो बाकी 1,40,00,000 की हियरिंग थर्ड राउंड में होगी। सेकेंड राउंड में हो रही है 34 लाख की। तो हैरान होने से क्या होगा? देखो, एक बार ये लोग तय करते हैं वो तो कर देते हैं, हाँ टाइम लगता है। वो क्या बोला जाता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो ये तो खुद भगवान बने बैठे हैं, ये भगवान बने बैठे हैं ना, उनके घर देर है अंधेर नहीं है। तो ठीक है, 5 साल चले गए, पिछली बार की बात थी। तो 5 साल में जो करना था, पिछली चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई थी, जो खामियां थी, वो भरकर खड़ी कर दी है। अब ममता को पता चल गया कि वो 200 जितना ज्यादा डेंजरस हो गया, क्योंकि उसमें कांग्रेस और सीपीएम वगैरह को वाइप आउट कर दिया, वाइप आउट कर दिया। यानी कांग्रेस और सीपीएम के पास जो वोट जाते थे, वो या तो ममता के पास गए या तो बीजेपी के पास चले गए। तो अगर आज की तारीख में वहां वोटिंग होगी, तो बांग्लादेश का जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है, और ये हमें देखना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। इतना छोटा नहीं है। मैं मानता हूं कि देखो, लोग बोलते नहीं, जो वोटिंग करते हैं ना वो बोलते नहीं, बोलते नहीं। ये हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, स्टोरियां पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एक बार थाना में गया था दोस्त को मिलने, वो आनंद दिघे का जो
जगह है टिम्बी नाका, उधर वो बहुत फेमस मामलेदार मिसल है, तो हम वहां खाने गए थे। एक एडवोकेट मेरा दोस्त है, बोला चल आज तो तुझे खिलाता हूँ। तो हम बैठे थे वहां, बहुत अभी वो वकील हो गया, उस वक्त वकील नहीं था, कॉलेज का लड़का था, लॉ कर रहा था। तो हम वो उस होटल में बैठकर खा रहे थे, तो वो चुपके से मुझे बोलता है, वो तीसरी टेबल पर वो एकदम गिड्ढा दिखाई दे रहा है। तो बोला हाँ क्या है, नहीं नहीं, बोला उसकी तरफ देखो मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। मैंने बोला क्या है, लेकिन बाद में बिना बताओ। देखे ऑब्जर्व करो। हाँ भाई देखो, लेकिन उसको नहीं पता चलना है कि तुम उसको देख रहे हो। हम्म, तो मैं भी चुप हो गया, ठीक है वो गड़बड़ हो गई। तो आधे घंटे के बाद वो खा पी कर हम निकले, तो बोले वो कौन है जानते हो? मैंने बोला नहीं, कौन है? तो बोल रहे क्या लगता है तुमको, ये कौन है? मैंने बोला क्या मालूम, शायद किसी कपड़े की दुकान में वगैरह काम करता होगा या किसी टपरी पर काम करता होगा। बोला है या दाऊद का शार्प शूटर साउत्या है, ओहो। जिसकी आगे चलकर दुबई में मर्डर हो गई थी। तो देखने हम्म, में ये किसी होटल का छोटा सा नौकर लगता था। तो उसने मुझे बोला था, देखो ये इतना समय आधा घंटा बैठे थे, उसके मुंह वो बोलते हुए भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक सेकंड में किसी को भी उड़ा सकता है। तो जो वोटर वोट देता है ना, वो बोलता नहीं है, बोलता नहीं, कर जाता है। तो बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वो बहुत सारे साउथिया उधर बैठे हैं, वो अपने तरीके से वोटिंग करेंगे। और इसकी सुगबुगाहट ममता तक पहुंची है। ममता परेशान खामखा नहीं है। देखो राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, ये जितने सावधान नहीं है, उतनी ममता सावधान है। हाँ, ममता को ये तो है, ये नीचे बिल्कुल से, पक्की हाँ, बात है। नीचे से जो खबर आ रही है उसको पता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। आपने वो राजीव रंजन करके है ना, माहौल क्या है, उसका एक वीडियो मैंने हम्म, देखा, ये एसआईआर हम्म, चल रहा था। तो हम्म, कालीघाट, ममता की कॉन्स्टिट्यूंसी कालीघाट या ऐसी कुछ है, तो भवानीपुर। उसके बगल में रहने वाली एक महिला से उसने बात की है। और ये कैसे चल रहा है सर? हाँ हाँ, हमने फॉर्म भर दिया है, सब आकर गए, हमने भर के दिया है, वो है वो है। बोले क्या होगा एसआईआर से? तो वो क्या बता दिए मालूम? वो हम्म, तो बोलो, तो बोले नहीं, बोलेगा नहीं साला, बोलेगा नहीं साला। तो हम्म, बोला सब ठीक होने वाला है, वो महिला बोल रही है सब ठीक होने वाला है। और ये बाद में बोला उसने कि ये कालीघाट मतलब ममता की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और वहां बैठी एक अधेड़ उम्र की 50-60 साल की महिला बोलती है सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा हो रहा है, बदलाव होगा। तो उसका उसका ये ममता को उतनी तो सेंसिटिव ममता है। ममता हवा में नहीं चलती, वो रास्ते की हाँ, ये कार्यकर्ता है। उसमें राहुल गांधी में बहुत फर्क तो है। वो जितनी परेशान दिखाई दे रहे ना, उसका उसका वही सिग्नल समझना, उसको जमीनी हकीकत पता चली कि ये आंदोलन वगैरह करके कुछ नहीं होने वाला है। हमको ईवीएम पर ही चुनाव जीतना पड़ेगा, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी है करो। ये आंदोलन वगैरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना बहुत हो गया, ये जमीनी है एक एक। और जिस ढंग से एसआईआर किया है उसका मतलब साफ है, हर बूथ पर बहुत तगड़ी सुरक्षा होगी, गड़बड़ नहीं कर सकते। इतनी, जैसे वो राव था चुनाव आयोग का, जो राव नाम का एक अफसर था, आपको याद होगा, हम्म, उसने जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था बंगाल में, वैसा कुछ होने वाला है, ये ममता जानती है। और इसलिए ममता मुझे लगता है कि डरी हुई है, डरी हुई है, हम्म, उसको पता चल रहा है कुछ तो गड़बड़ होने वाली, और बड़ी गड़बड़ होने वाली। और इसमें दादागिरी नहीं हो सकती ना। और जरा गड़बड़ करने की कोशिश की तो सरकार भी हटाई जाएगी, और जितना कम समय रहता है उतना सरकार हटाने से सिंपैथी भी जनरेट नहीं होगी। तो पहले ममता, मैं मानता हूं कि ममता एसआईआर में अभी सीरियस हो गई है, और जितने अपने
नाम होने चाहिए, हो रहे कि नहीं देखो, नहीं तो जाओ जुड़कर ले लो। एक कोशिश में अपने कार्यकर्ताओं को लगाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। जो कुछ खबरें मैं देख रहा हूं उससे मेरा निष्कर्ष ये है कि ममता बहुत डरी हुई। और आपका ये मानना है कि जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका वोटर के ऊपर अंतर पड़ेगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अरे महाराष्ट्र में हो रहा है, लोग जो ढंग से बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, वो आप देखो तो, अरे क्या हमको बांग्लादेश करना है, ये लोग बोलने लगे मुंबई में। और आपको याद होगा मैंने पिछली बार भी 1 साल पहले 2024 के चुनाव के बाद बोला था कि बंगाल में जो हुआ उसकी रिएक्शन सिलीगुड़ी आए, सिलीगुड़ी से लेकर हिमाचल, हिमाचल से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र, हमने देखा है क्या हुआ है। तो अब तो बहुत हो गए, ये कोई दास नाम का जिसको जिंदा जलाया गया, लिंचिंग हो गई, दीपू चंद्र इससे दास। भावनाएं और तेज हो गई है, स्फोटक हो गई है। और एक और अभी जितना, समाचार आया है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश हाँ में जो एसआईआर के आज आंकड़े जारी हो गए हैं, और वो जो एसआईआर के आंकड़े हैं वो जैसा योगी जी कह रहे थे, जो चिंता दिखा रहे थे, वो वैसे के ही वैसे हैं। उसमें 2,89,00,000 2.89 करोड़, तो वो 2.89 करोड़ जो है वो एएसडीडी जिसको बोलते हैं, एब्सेंट शिफ्टेड डेड और डुप्लीकेट, उस कैटेगरी में आ गए 2.89। और उसके अलावा 1.11 1,11,00,000, वो 1,11,00,000 जो है वो अनमैप्ड कैटेगरी में है। अनमैप्ड का मतलब जो कि 2003 में उनके माता पिता या उनका स्वयं का नाम नहीं है, ऐसे हैं, तो उनकी हियरिंग वगैरह होगी। तो 4 करोड़ वोटर 15.5 करोड़ में से, तो अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 61,000 वोटर कम हुआ है, और ये सारा वोटर जो है वो बीजेपी का है, इसलिए अगले चुनाव में 2027 में बीजेपी की 10 सीटें आएंगी। बिल्कुल, यही तो उनको बोलना चाहिए, इसलिए ये आंकड़े आए हैं। अब ये डाउटफुल है ना, ये डाउटफुल है ना, आप बोल रहे हो। वो अगर जिनके नाम कटे हुए हैं वो जाकर सब कुछ सबमिट कर दे तो वो फिर री इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश तो खुश हो गया ना। तो कभी कभी सामने वाले को ललचाना भी जरूरी होता है। सब पत्ते खोले नहीं जाते, सब पत्ते खोले नहीं जाते। तो ये आज दिखाने के लिए किया, बाद में वो रहेंगे। मैं नहीं मानता कि अमित शाह और योगी वगैरह मिलकर भी ऐसा कुछ इनके ही वोटर काटे जाए। हाँ, खबर आ सकती, क्योंकि ऐसे खबरों से राहुल गांधी वगैरह, उद्धव ठाकरे, संजय राउत खुश हो जाते हैं, तो उनको खुश रखने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अभी कांग्रेस वहां पर एक धन्यवाद यात्रा निकालने वाली है। आप हाँ, लोगों ने हमको 6 सीटें जिता दी, 17 जो हम बीस लड़े थे। 20 महीनों के बाद। हाँ, 20 महीनों के बाद कांग्रेस वहां धन्यवाद यात्रा निकालेगी। हाँ, वो यात्रा तो निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, ये मैंने जयपुर में बोला था ना। मंजिल हम्म, कहाँ कहाँ पहुंचना है पता नहीं है। तो यात्रा पर यात्रा निकाली जाएगी, उससे आगे कुछ नहीं होगा। उधर वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, बिहार में क्या हुआ हमने देखा है। यात्रा निकालना गलत नहीं है, देखो, यात्रा निकालना गलत नहीं है, लेकिन उसका कोई मकसद होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। इनके पास कोई मकसद है नहीं, चलो आ गया जर्मनी वगैरह देखकर, अब क्या करो, चलो थोड़ा हाथ पैर जरा खुले होने चाहिए, चलो यात्रा पर निकल जाए। एक यात्रा ये पूरे देश की निकालने वाले हैं, कह रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन करेंगे और अरावली के मुद्दे पर करेंगे। हम्म। तो वो ये अब दो जेनजी का क्या हो गया। जैन जी तो आजकल हनुमान चालीसा गा रहा है। नहीं, इसका इसका मतलब समझो कि दो तीन महीने पहले जेनजी ये शब्द चल रहा था।
आज अरवली शब्द चल रहा है, परसों कनकौली शब्द चला जाएगा, तो कनकौली के बारे में राहुल गांधी कुछ करेंगे, फिर बोलेंगे तिरुवनंतपुरम के लिए कुछ करेंगे। तो जो कैचवर्ड है वो अपने बोलने में लाओ तो खबर बन जाती है, ये आदत बन गई इनकी। अरवली पर राहुल गांधी क्या करेगा? यानी ये सिर्फ खबरों में बचे हैं, आप समझ लो। एक बात बताऊं आपको, ये अरावली का जो पूरा किस्सा चल रहा है, इसकी जो पहली कमेटी थी वो अशोक गहलोत के कार्यकाल में बनी थी, और उसने जो रिकमेंडेशन किए थे वो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव की थी राजस्थान के लिए। तो ये राजस्थान में ये जो परिभाषा है ये 2006 से चल रही है, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है गुजरात और हरियाणा और दिल्ली के ऊपर। तो अभी इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि साहब, ये तो अशोक गहलोत जी की परिभाषा है। नहीं, एक बात पॉलिटिकली हम देखते हैं ना, तो एक अजीब लगता है कि ये लोग सिर्फ मीडिया में बचे, मीडिया में बचे। अब कल परसों की बात देखो ना, वो अभय दुबे वगैरह कोई और थे, वो प्रियंका को गाली गलौज कर रहे थे, ये कांग्रेस को कमजोर कर रही है। यानी राहुल की कांग्रेस है, प्रियंका की कांग्रेस है, सोनिया की कांग्रेस है, वो मिलकर कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। और रो कौन रहा है? ये बाहर बैठे खुद को विश्लेषक मानते हैं, एनालिस्ट मानते हैं, वो रो रहे हैं, अरे 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 कांग्रेस कमजोर हो रही है, वीक हो रही है। अब मैंने 50 साल सिगरेट पिए तो मेरा गला खराब होगा ना, तो बाकी सब लोग चिल्लाने से क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था ना, लेकिन मैंने किसकी सुनी नहीं। गला खराब तो मेरा हुआ तो हुआ है, तो क्या करूं मैं? तो आपको चिल्लाने से क्या होता है? आप जाओ कांग्रेस में ज्वाइन हो जाओ। अभय दुबे है, वो फिर आशुतोष है, या हमारा वानखेड़े है, इन्होंने मिलकर कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए, कांग्रेस को बचा सकते हैं आप। लेकिन इनकी ही वजह से कांग्रेस डूबी है। इन्होंने जो ग्रीन ग्रीन एकदम बढ़िया है ये माहौल बना के रखा था। अब एक बात आपको बता दो, किसी किसी जगह से जाते जाते आपको रास्ते में किसी का पैसे से भरा हुआ पैकेट गिरा हुआ मिला, तो आपको मिला, ठीक है, गलती से मिला है, दावा करने वाला भी कोई नहीं, मान लेते वो आपका हो गया, लेकिन वो आपकी कमाई नहीं है। अगर उस पर से आप ऐश शुरू कर देते हो तो वो जिस दिन खत्म हो जाता है, रास्ते पर भीख मांगने की दम समय आ जाता है, क्योंकि वो पैसा उड़ाने में आप मेहनत करना भूल जाते हो। 2024 में बीजेपी के कुछ लोगों ने आलसी ये किया, कुछ लोगों ने गड़बड़ अंदरूनी की, उसका फायदा इनको मिला है। इन्होंने चुनाव जीता नहीं है, बीजेपी के अंदरूनी गलती के कारण इनको कुछ 99 सीटें मिली है, या बीजेपी के घटी है। ये आपके मेहनत का परिणाम नहीं था, लेकिन आप बोले देखो हम तो बड़े तगड़े हो गए। तो वो देखो, एक एक बच्चा, आप भी स्कूल गए, मैं भी गया हूं, हमारे क्लास में अगर एक बड़ा स्कॉलर बच्चा है और वो किसी कारण से बीमार होगा या उसने आलसी ये किया, लिथार्जिक रहा हो, और एक समय में शायद वो पीछे पड़ गया, और मैं या आप में से कोई होगा वो एक नंबर पर आ गया, तो हम बोलेंगे हम स्कॉलर हो गए। जो दूसरी बार मेहनत करेगा तो वही एक नंबर करेगा ना, क्योंकि वो बेसिकली स्कॉलर है और मेहनत करता है। अगर हमारे नंबर उस वक्त ज्यादा निकले थे तो ज्यादा नहीं निकले थे, उसके कम निकले, इसलिए हम एक नंबर पर आए थे। हमारे जो थे वो थे, लेकिन हमको एक नंबर देने में उसकी लिथार्जी कारण थी, हमारा मेहनत काम नहीं था। ये अगर हम भूल जाते हैं तो हम एक नंबर पर बैठ जाते हैं और अगले 10 साल फेल होते रहते हैं। बिल्कुल कांग्रेस की और अपोजिशन की ये हालत है। इससे जब तक नहीं निकलेंगे तब तक इनका फिर उभरना या पुनरुज्जीवित होना मुश्किल है, मुश्किल है। क्योंकि एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई थी मुझे। उन्होंने जिंदगी में आगे चलना है, पढ़ना है, जो कुछ करना है, उसमें एक बात ध्यान में रखो, तुम्हारी क्वालिटीज क्या है उसका पता ना हो तो चलेगा, लेकिन तुम्हारी खामियां कभी
दुर्लक्षित नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, क्यों खामियों से जितना नुकसान होता है वो तुम्हारी क्वालिटी से भी भरकर नहीं आता। कांग्रेस वहां फंसी है, उस उलझन में है, उसको अपनी खामियां नहीं लगती। इसलिए जो आपने शुरू में बोला, दिग्विजय सिंह बोल रहा है कि आप ही भर सकते हो, लेकिन आपको कन्विंस करना, अब ना कन्विंस होने के लिए आप क्या दीवार के बारे में बात कर रहे हो या इंसान के बारे में बात कर रहे हो? अगर पार्टी के पुनरुज्जीवन करने के लिए जो क्वालिटी राहुल गांधी के पास है, उसके पास सुनने की और समझने की क्वालिटी नहीं है, तो यहां हमको पता चलता है कि ये खामियां स्वीकारने के लिए, त्रुटियां समझने के लिए तैयार नहीं, तो इनका कोई भविष्य नहीं है। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।